गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी सभी अच्छे हैं। तो चलिए, आप सभी बच्चों को फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर आप लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं वर्ग 8वीं का विषय सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जो कि राजनीतिक शास्त्र या नागरिक शास्त्र के रूप में हम लोग जानते हैं। और आज हम लोग अध्याय 1 संविधान, जो कि भाग 5 के में हम लोग पहुंच गए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य पढ़ने से पहले बच्चों के हम लोगों ने भाग 4 में क्या पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समरी कर लेंगे, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि भाग 4 में हम लोगों ने निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यायपालिका का गठन जो है कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़े थे। और हम लोग मौलिक कर्तव्य, ये 6 अधिकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके अंतर्गत में हम लोगों ने कौन कौन से संवैधानिक उपचार के अधिकार हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का एक आयाम जो मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो चलिए, तो मौलिक कर्तव्य क्या है? देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमारा संविधान नागरिकों से उम्मीद करता है और उससे यह आशा भी करता है कि हमारे कुछ जब अधिकार संविधान हमें दिए हैं तो उनके कुछ कर्तव्य हैं जो हर नागरिक को, भारत के हर नागरिक को उनका पालन करना चाहिए। तो बच्चों, हम संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि स्वर्णसिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1976, ठीक है, 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम, चूंकि संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, तो याद रखना है कि 42वें संशोधन के द्वारा भाग 4 को जोड़कर अभी 11 मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं। और ये 11 मौलिक कर्तव्य जो है आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जो कि आप सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके इन मौलिक कर्तव्यों को आप लोग अपने कॉपी में उतार सकते हैं, या फिर जो राजनीतिक शास्त्र है उसका पेज नंबर अगर आप 6 देखेंगे तो वहां पर मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, आप उसे जो है अपने कॉपी पर अच्छे ढंग से उतार सकते हैं। तो चलिए, हम लोग सब मिलकर इन 11 मौलिक कर्तव्यों को जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य जो है वो है संविधान का पालन करना, यानी संविधान के अंतर्गत में जितने भी भाग है, अनुच्छेद हैं, जो भी अधिकार कर्तव्य बनाए गए हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए एवं उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आ जाइए। अक्सर हम लोग ये सभी जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जो होता है हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण दिवसों के रूप में जाना जाता है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि उस समय राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए कुछ जो है नियम बनाए गए हैं, उनका हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और जो नियम बनाए गए हैं उसी नियम के आधार पर हमें राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान गाने चाहिए। अक्सर शिक्षकों के द्वारा कुछ आपको कर्तव्य, जो राष्ट्रध्वज कैसे फहराया जाए, राष्ट्रगान कैसे गाया जाए, कितनी अवधियों में गाया जाए, कैसे सुर ताल के साथ गाया जाए, ये सारी चीज जिक्र हैं। कब हमें झंडा फहराना चाहिए, कब उन्हें जो है झंडोत्तोलन और झंडोरोहण जो है करना चाहिए, ये सारी चीज जो है बताए जाते हैं। तो उनका हमें हृदय से आदर करना चाहिए। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। यानी स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, है ना, तो उन्हें प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, ठीक है, हमारा स्वतंत्रता बना रहे उसके लिए जो आदर्श दिए गए हैं उसको अपनाना चाहिए। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। यानी भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, जो हमारा एकता है ना, और अखंडता, यानी किसी भी हालत में भारत देश अलग नहीं होना चाहिए, उसे हमें बनाए रखना चाहिए। यानी कोई भी ऐसे गतिविधि नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी एकता और संप्रभुता और अखंडता में किसी प्रकार की कोई हानि
पहुंचे। नेक्स्ट है देश की रक्षा, यानी देश की रक्षा के लिए तो हमेशा तत्पर रहना चाहिए, लेकिन साथ ही आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। यानी देश की रक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, और अगर आह्वान किया गया है तो हमें अपने राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण तथा महिलाओं के सम्मान में ठेस पहुंचाने वाले प्रथा का त्याग करना चाहिए। यानी भारत के सभी लोगों में समरसता यानी एक दूसरे पर प्यार बना रहना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो विभिन्न धर्मों का, विभिन्न समुदायों का, विभिन्न जाति का जो है देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जातियों के लोग जो है यहाँ पर निवास करते हैं, तो उनके साथ हमें समरसता का व्यवहार करना चाहिए और समान भाईचारा, यानी उनके साथ भाईचारा, जिस तरह से हम लोग भाई भाई एक साथ रहते हैं उस तरह की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ महिलाओं के सम्मान के लिए अगर कोई ऐसी प्रथा है जिससे अक्सर आप लोग टीवी में या पेपर में देखते होंगे, डायन प्रथा है ना, जो कि अभी प्रायः गाँव में देखी जाती है, तो उसका त्याग करना चाहिए, है ना। किसी तरह का महिलाओं के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश जो है विभिन्न सांस्कृतिक विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक के लोग रहते हैं, तो जो हमारा गौरवशाली परंपरा है, जो हमारी भारत देश की जो परंपरा है, उसका हमें समझना चाहिए और उसका परिरक्षण भी करना चाहिए। परिरक्षण का मतलब उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे में हो गया वन, झील, नदी, वन्य जीव, है ना। वन्य जीव कहने का मतलब है जो जीव जंगल में रहते हैं, उन सभी की रक्षा करना चाहिए और उसका संवर्धन मतलब उसको वृद्धि के लिए हमें जो भी उपाय करने हैं वो करने चाहिए, ये हमारा कर्तव्य कहता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी हमारा संविधान हमसे यह उम्मीद रखता है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी विज्ञान की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अपने देश का और अपना विकास करें। मानववाद यानी मानव को प्राथमिकता दें, और ज्ञानार्जन जो हमारा ज्ञान अर्जन का जो टेक्निक है, जो हमारा ज्ञान अर्जन करने का जो तरीका है, उस पर हमें विकास करना चाहिए। साथ ही सुधार की भावना, अगर कहीं पर किसी तरह से कोई त्रुटियां हैं, है ना, तो उस पर सुधार की भावना जो है हमारे अंदर विकास करनी चाहिए। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि अगर कहीं पर सार्वजनिक रोड है, पुल है, विद्यालय है या सार्वजनिक भवन है, तो उसे अक्सर हम लोग तोड़ फोड़ कर देते हैं या उसको किसी तरह से बिना साफ सफाई किए रखते हैं। तो यह हमें सार्वजनिक संपत्ति की जो है सुरक्षित या सुरक्षा करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक गतिविधियां, यानी व्यक्तिगत जो विकास है या सामूहिक जो विकास की जो भी गतिविधियां हैं उसे बढ़ने के लिए सतत हमें प्रयास करना चाहिए। इसके लिए समाज को अपने भी जो है विकास की ओर जाना चाहिए और साथ ही साथ हमारे समाज के लोगों को भी निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे लास्ट है माता पिता या संरक्षक को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। और इसीलिए जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, जो आप लोग आगे स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य कुल 11 है ना, जो कि संक्षेप में हम लोग इसका जिक्र हम लोग यहाँ पर किए हैं। और ये 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वह स्वर्णसिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर, जो 1976 में 42वां संशोधन हुआ, उसके आधार पर इनमें कुछ कर्तव्य जो है वो जोड़कर इसे पारित किया गया है। तो इस तरह से आप लोग अपने कॉपी पर
अपने मौलिक कर्तव्य को लिख लेंगे और साथ ही यह प्रयास करेंगे कि हम अपने मौलिक कर्तव्य को बनाए रखेंगे। जो अंतिम कर्तव्य थे, अंतिम कर्तव्य में था कि माता पिता या संरक्षक को 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। तो उसी के आधार पर हम लोग देखते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक कर्तव्य के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे बच्चों कि शिक्षा का अधिकार क्यों जरूरी हुआ, है ना। तो ऐसा ये माना जाता है कि बिना शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति बिना सींग और बिना पूंछ का जानवर है। अगर जानवर सिर्फ जो सींग और पूंछ होता है वही जानवर नहीं होता है। अगर कोई जिसको अगर शिक्षा नहीं है, साक्षर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो बिना सींग और बिना पूंछ का भी वो जानवर माना जाता है। तो अब यहाँ पर देखना है कि शिक्षा का अधिकार यानी शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ। तो इसमें कुछ पॉइंट है बच्चों, आप लोग इस पॉइंट को जो है वीडियो को पॉज करके रोक करके आप इसे कुछ पॉइंट्स को आप लोग अपने कॉपी में उतार लेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से या ज्ञान अर्जन की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो संविधान के 86वें संशोधन, ये याद रखना है, कौन सा संशोधन, 86, यानी संविधान का जो 86 संशोधन हुआ, 86वां संशोधन हुआ, उस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 को अंत स्थापित करके एक नया मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार बनाया गया। याद रखना, अंत स्थापित किया गया कब, 86वां संशोधन, कितना अनुच्छेद, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत में, ठीक है। तो इसके तहत एक नया अधिकार बना, एक नया मूल अधिकार बना, और वो मूल अधिकार क्या था, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। यानी ये मत सोचना है कि अब सर बताए थे कि 6 मौलिक अधिकार हैं तो ये भी जो है 7वां जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं, ये अंत स्थापित किया गया है, ठीक है, अंत स्थापित किया गया है, इसलिए इसको हम लोग मौलिक अधिकार ना मानकर इसको हम लोग मौलिक के जगह पर क्या मानेंगे, मूल अधिकार, ठीक है, इसको मूल अधिकार मान लेंगे। और इसके द्वारा, इनके द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यानी जो शिक्षा का अधिकार कानून बना, इसके तहत जो है 6 साल से लेके 14 साल के कोई भी बच्चा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या कहीं भी हो, भारत देश के अंतर्गत में कहीं भी हो, तो उन बच्चों को निःशुल्क यानी बिना पैसे का, निःशुल्क, फ्री और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान किया जा सकेगा। और इसी के तहत मतलब आप सभी को 6 से लेकर यानी पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है, सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देना है, चाहे वो बच्चा किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का हो, उन बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराना। देखिएगा बच्चों कि आप अक्सर जो है अप्रैल माह में प्रभात फेरी के द्वारा, विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यमों के द्वारा, विद्यालय के द्वारा जो है बच्चों को अनिवार्य रूप से नामांकन कराया जाता है। और ये नामांकन शिक्षा के अधिकार के तहत ही नामांकन कराया जाता है, जो कि निःशुल्क होता है। आप अगर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, निजी विद्यालय में जाते हैं, तो वहां पर आपको पैसे लगते हैं, प्रत्येक महीना आपको फीस लगता है। लेकिन जब आप सरकारी विद्यालय में नाम लिखाते हैं तो वो निःशुल्क होता है, उसमें नामांकन के एवज में आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता है, और अनिवार्य शिक्षा देना है, उन बच्चों को देना है, चाहे वो किसी भी हालत में हो। शिक्षा अधिकार विधेयक को ये याद रखना है कि जो शिक्षा अधिकार जो विधेयक था, उसको संसद में 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान किया गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि संसद में ही कानून को बनाया जाता है, संसद में, और सांसद लोग मिलकर इस कानून को, विधेयक को पास करते हैं। तो संसद में कब मंजूरी दिया गया, 4 अगस्त 2009 को। परीक्षा में अक्सर ये आ सकता है कि शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद में कब मंजूरी किया गया, मंजूरी प्रदान किया गया, तो वो था 4 अगस्त 2009, ठीक है। लेकिन
4 अगस्त हो गया, लेकिन इसे जो है 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून या राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया है। यानी अगर आपसे परीक्षा में पूछ देगा कि शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया, तो याद रखना है 1 अप्रैल 2010। ठीक है, 1 अप्रैल 2010। लेकिन संसद में उसे कब मंजूरी मिला? 4 अगस्त 2009 को मिला। और लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। जब ये कानून बना, ठीक है, तो इसके तहत जो है बहुत सारे प्रावधान जो है विद्यालय में पढ़ने वाले, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किया गया। सिर्फ कानून बनने से नहीं होता, उसके आधार पर बहुत सारे प्रावधान किए गए। जैसे शिक्षकों की नियुक्ति की गई है ना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्कूलों में शिक्षकों की बहुत सारी कमी है बच्चों का, शिक्षकों का। तो उसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति की गई और उसका प्रशिक्षण, यानी पढ़ाने बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चे कैसे सीखेंगे, उसके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था जो है इस कानून के तहत, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत किया गया। और आए दिन देखे होंगे कि शिक्षकों को भी बीआरसी में, सीआरसी में या जिला में, राज्य में प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे जो है माहौल देकर उसे शिक्षा प्रदान किया जाए। इसके लिए जो है शिक्षकों की नियुक्ति की गई और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। दूसरी है निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश देने संबंधी आरक्षण। अगर कोई बच्चा तेज है या अच्छे डिवीजन से या अच्छे अंकों से वो उत्तीर्ण होता है, बहुत अच्छा है, तेज है, तो उसे निजी विद्यालय में, प्राइवेट स्कूलों में भी जो है आरक्षण देना है। और वो भी कितना? 25%। जो उसका सीट है, उस सीट का 25% जो है वह आरक्षण देना है, जो निःशुल्क पढ़ाई होगा वहां पर। लेकिन इसमें बहुत सारे निजी विद्यालय जो हैं वो बहुत तरह के ऐसे अड़चन लगा देते हैं, जिसके वजह से सरकारी स्कूल के बच्चे जो है निजी विद्यालय में नहीं जा पाते हैं, है ना। उसके बाद जो तीसरा है वो है स्कूलों में मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। जो आपको मध्याह्न भोजन मिल रही है, वह व्यवस्था जो है वो शिक्षा का अधिकार के नियम है। प्रत्येक बच्चे को मध्याह्न भोजन देना है, और वो भी विद्यालय में आए हुए बच्चों को, अभी नहीं कि घर पहुंचा के देना है। ठीक है, विद्यालय में आए हुए बच्चों को मध्याह्न भोजन देना है। ठीक है, और उनके साथ अन्य सुविधा में जैसे कि विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन रूम होना चाहिए, पुस्तकालय रूम होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे व्यवस्था हैं। अलग प्रधानाध्यापक कक्ष होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, पेयजल व्यवस्था, बेंच कुर्सी, जो आप लोग विद्यालय में जो भी बेंच मिला है, वो इसी के तहत, शिक्षा अधिकार के तहत जो बच्चों को मूलभूत आवश्यकता है, किताब है, देखिए इसमें जो है आप लोग को निःशुल्क किताब दिया जाता है, कॉपियां दी जाती हैं, पेन दिए जाते हैं, साइकिलें दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो आपको मुहैया कराया जाता है वो है आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कानून के तहत आप सभी बच्चों को दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं शिक्षा का अधिकार जो मूल अधिकार के रूप में आता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए लाभप्रद साबित हुआ होगा। फिर हम लोग नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद,